एवरीवन, वेलकम बैक टू आपेन। सो इन टुडेज वीकली क्विज, आज जो हमारा क्विज होगा वो होगा ईपीएफओ के एग्जाम्स पे। उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं और उसका उसका क्विज होने वाला है, उसको हम सॉल्व करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये बहुत हेल्पिंग वीडियो आपके लिए होने वाली है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ईपीएफओ के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कमीशन एंड कमिटी। ये कुछ कमिटीज के नाम है। फर्स्ट, नेशनल कमीशन ऑन लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, रॉयल कमीशन ऑन लेबर और नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट chronological of the above in the ascending order in the term of their submission of the report। So ये चार कमिटीज हैं, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किस बेसिस पे? उनके सबमिशन ऑफ रिपोर्ट पे। तो ऑप्शंस आर गिवन। So the right option is C, that means थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। दैट मीन्स रॉयल कमीशन आपका सबसे पहले आएगा, फिर आपका आएगा लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी, फिर आएगा आपका फर्स्ट नेशनल कमीशन और फिर लास्ट में आपका आता है नेशनल कमीशन ऑन एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसका कोई ऐसे एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप जितनी भी कमिटीज़ हैं, आपको जितने आपकी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हो गए, जैसे फर्स्ट नेशनल कमिटीज़ हो गया, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर हो गया, जितनी भी कमीशंस और कमिटीज़ आपको मिले वो कब सेटअप हुए हैं और उन्होंने कौन से रिकमेंडेशन, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए वो, प्लस उनका रिपोर्ट कब सबमिट हुआ, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ कुछ के दिए हुए हैं, ऐसे ही आप याद कीजिएगा। फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर का सेटअप हुआ था 1966 में और लेबर जो सबमिट हुआ था उनका रिपोर्ट वो 1969 में हुआ था। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 3 साल बाद सबमिट हो गया। सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर का जो था वो 1999 में हुआ था, आपका स्टार्ट हुआ था, मतलब वो सेटअप हुआ था और उसका जो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट था वो 2002 था। और फिर ऐसे ही रॉयल कमीशन को हम लोग व्हिटली कमीशन भी कहते हैं। उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, इसके बारे में आप इम्पॉर्टेंटली पढ़ लीजिएगा। इसका जो सेटअप था वो 1929 में था और इसका जो रिपोर्ट था 1931 में था। इसमें बहुत सारे आपका पेमेंट ऑफ वेजेस जो है वो इसी के बेसिस पे बना है, इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही बना है। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा कि जो रिकमेंडेशन या फिर जो रिपोर्ट्स बने हैं उस रिपोर्ट्स में क्या, किसको इम्पोर्टेंस दी गई है, कोई एक्ट तो नहीं फॉर्म हुआ है, कुछ इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस तो नहीं मिली हैं उस कमेटी में या फिर उस कमीशन के रिपोर्ट में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं इतना ही एक्सप्लेनेशन दूंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फैमिली प्लानिंग बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेबर वेलफेयर एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रेजोल्यूशन पास्ड इन द ईयर। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1937 एंड ऑप्शन डी इज 1947। सो ये आपका क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट नाउ। सो द राइट ऑप्शन इज डी, दैट मीन्स 1947। मैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये फैक्ट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू द वेलफेयर सर्विस अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन कमर्शियल एंड द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपके ये कंडीशंस दिए गए हैं, कुछ अप्रोचेस हैं, उसको आप देख लीजिए। First, as welfare is provided by state to all, hence duplication by others organization is undesirable. And the second है, welfare service may not provide for the matter concerning employees which may not be immediately connected with their job, though connected with their place of the work. And the third condition is
Welfare service will include special service for the retired employees. And the fourth is child care facilities may be provided on the collective basis. तो ये आपके 4 अप्रोचेस हैं, बट आपको बताना है कौन सा इंक्लूड नहीं होगा. सो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लीजिए. सो द राइट ऑप्शन इज ए, दैट मीन्स 1. जो आपका पहला वाला लाइन है वो कह रहा है एज अ वेलफेयर इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू ऑल, हैंस द डुप्लीकेशन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन अनडिजायरेबल. ऐसा नहीं होता है. अगर आप बात कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन और कमर्शियल सेक्टर और या फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की, जो भी आप वेलफेयर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हो, अगर आप वॉलंटरी प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर आप जो आपके स्टेट में जितने भी आपके लेजिस्लेशंस है उसमें जो जो आपको फैसिलिटी दी गई है, अगर वो आप देख के भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप वॉलंटरली कर रहे हो ना, आपको कंपल्शन नहीं थी. कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन पे कंपल्शन नहीं होती है, वो या फिर क्राइटेरिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अलाई नहीं कर रहे हैं, बट तब भी वो चाहते हैं कि वॉलंटरी वो सर्विस प्रोवाइड करें. तो वो जो सर्विस है वो डुप्लीकेशन भी हो सकता है. वो सर्विस आप अपने आप से एडिशनल कर सकते हो. जैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ को कार दे रहे हो, कार गिफ्ट ही कर दे रहे हो, या फिर आप घर उनको गिफ्ट ही कर दे रहे हो, या फिर XYZ कुछ भी आप ऐसा उनको कुछ कर रहे हो, तो ये आपका खुद का वॉलंटरी भी आपके आइडियाज़ हो सकते हैं. अदरवाइज वो आपका डुप्लीकेशन भी हो सकता है स्टेट से या फिर सेंट्रल लेवल ऑफ लेजिस्लेशन से. तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था. फोर्थ है Which one of among is following is the earliest labor law in India? तो earliest कौन सा labor law इंडिया में था? आपके labor law है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन, बी है ट्रेड यूनियन एक्ट, सी है आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन, एंड द लास्ट इज फैक्ट्रीज एक्ट. तो पहले सबसे पहले कौन सा एक्ट आया था, ये आपका क्वेश्चन है. टाइम स्टार्ट नाउ. So the right option is D, that means no, not D actually. It should be C. Employee Compensation Act 1923 में आया था और Factories Act 1980 sorry 1948 1947 sorry 1947 में आया था. सो ये रहा आपका पूरा एक्सप्लेनेशन. इसमें आप देख सकते हो वर्कमैन कंपनसेशन 1923 में. अब ये आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट बन चुका है. फिर आपका ट्रेड यूनियन हो गया. ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेजर लेजिस्लेशन है वो दिए गए हैं. आप इसको आप ये ऑर्डर याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस बन जाते हैं ईयर के. तो आई होप ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा और आपको हेल्प करेगा. आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following theory of the labor welfare is called efficiency theory? Options are A. Functional theory, B. Public relation theory, C. Religious theory, and D is philanthropic theory. Time start now. सो द राइट ऑप्शन इज ए, फंक्शनल थ्योरी. अभी लेटेस्ट वीडियो ही हमारा थ्योरी ऑफ वेजेस वेलफेयर था, लेबर वेलफेयर था. उसमें आपको अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत ईजिली आप आंसर कर लोगे. और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी जितनी भी इसमें क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सब पे हमारे वीडियोस हैं. तो अगर आप हमारे वीडियोस कंटिन्यूसली देखते आ रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम्स में भी और इस क्विज में भी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फंक्शनल थ्योरी जो होता है वो आपकी एफिशिएंसी थ्योरी भी कही जाती है, क्योंकि फंक्शनल में क्या होता है, ये ऐसे आपका माना जाता है जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं वो एज ए टूल वर्क करते हैं लोगों को सिक्योर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए. तो अगर लोग हमसे खुश हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन से खुश हैं, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो समवेयर इंक्रीज करेगी.
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, अगर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो वर्कर खुश रह के रिटेन रहेगा, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक रहेगा। तो इसीलिए हम लोग उसे फंक्शनल भी कहते हैं, क्योंकि उसके फंक्शन में इफेक्ट पड़ रहा है और प्लस उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में आपका जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ होता है वो विन विन कंडीशन में होता है। आपका एम्प्लॉयर को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मिल रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, और एम्प्लॉई जो आपका वर्कर है उसके लिए वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी उसको एडिशनल मिल रही है। तो इसमें आपके दोनों पार्टीज़ खुश रहते हैं। तो यहाँ पे आप उसको वर्कर पार्टिसिपेशन इन वेलफेयर प्रोग्राम, हम लोग यहाँ एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए थे, सो थ्योरीज में आपके स्टार्ट है कि अब हम लोग जो वर्कर को पार्टिसिपेट करवाएंगे कि जितने भी आपके वेलफेयर प्रोग्राम में, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्या ज़रूरत है तो हमें ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। तो ये विन विन सिचुएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following benefit can be combined under the Employees State Insurance Act 1948? So कौन सा आपका कंबाइन हो सकता है, कैन बी कंबाइन? तो वो आपके ऑप्शंस हैं, सिकनेस बेनिफिट एंड मर्टर्निटी बेनिफिट, बी सिकनेस बेनिफिट एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट फॉर द टेम्पररी डिसेबलमेंट, C. Maternity benefit and disablement benefit for the temporary disablement, and D is maternity benefit and medical benefit. So time start now. So the right option is D, that means maternity benefit and medical benefit को हम कंबाइन कर सकते हैं समवेयर। मतलब ये होता भी कंबाइन है, अगर आप कभी बेनिफिट प्रोवाइड की जाती है तो आपको क्या कहते हैं सिकनेस बेनिफिट अलग दी जाती है, आपको मेडिकल अलग दी जाती है, पर जब आपका वुमेंस के जब मटर्निटी लीव की बारी आती है, मटर्निटी बेनिफिट की बारी आती है, तो उसमें आप उनका मेडिकल बेनिफिट भी ऐड कर दिया जाता है। Next question, which of one of the following is the total period of maternity leave admissible to the woman employing having two or more than surviving children under the provision of Maternity Act Amendment 2017? 2017 में जो अमेंडमेंट आया उसके अकॉर्डिंग वो जो आपकी वुमेन एम्प्लॉई है उसे कितने वीक की, कितने दिन की उसको मटर्निटी लीव मिल सकती है जब उसके 2 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हैं, तो उसको कितने दिन की लीव मिलेगी। सो ऑप्शंस आर 26 वीक्स, 14 वीक्स, 12 वीक्स एंड 16 वीक्स। सो द राइट ऑप्शन इज सी, दैट मीन्स 12 वीक्स। देखिए क्या हुआ है, अभी जब मटर्निटी लीव का आपका अमेंडमेंट आया 2017 में, तो कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जो आपका पहले होता था 12 वीक्स, उसको बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया गया है, पर तभी होगा जब उस वुमेन एम्प्लॉय का पहला बेबी होगा या फिर सेकेंड बेबी होगा, तो उस कंडीशन पे उसे 26 वीक्स की यहाँ पे आपको मटर्निटी लीव मिलेगी। Under the Maternity Leave Benefit Act, benefit could be availed by women for a period extended to maximum 8 weeks before the expected delivery and the remaining after the child birth. तो आपका जो 26 वीक है उसमें 8 वीक जो है वो बेबी के बर्थ के पहले और आफ्टर जो जितना भी आपका बचता है वो बचेगा आपका, वो आपको लीव मिल जाएगा। बट एक कंडीशन है, अगर जो ऐसी वुमेन एम्प्लॉई हैं जिनके 2 बेबीज़ हैं या फिर 2 से ज़्यादा बेबी सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं, तो उनकी जो मटर्निटी लीव होगी वो आपकी 12 वीक की ही होगी, जिसमें कि आपका जो 6 वीक है वो बिफोर आपकी डिलीवरी होगा और 6 वीक आफ्टर द डिलीवरी होगा। तो ये आपके कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the share of a woman representative what is the share of the woman representative in a advisory committee to be constituted under the Equal Remuneration Act 1976? तो आपका इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के अंदर एक एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो उसमें आपकी जो वुमेन
रिप्रेजेंटेटिव हैं, वुमेन मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे, उनका प्रपोर्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। प्रपोर्शन क्या हो सकता है, 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर, बी है 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर, सी है 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। सो टाइम स्टार्ट। सो द राइट ऑप्शन इज ए, दैट मीन्स 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर जो होंगे एडवाइजरी कमेटी के, वो आपकी वुमेन होंगी। तो ये देख लेते हैं एडवाइजरी कमेटी आपकी जो फॉर्म होती है आपकी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में, उसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये आपकी कमेटी क्यों फॉर्म हुई है कि इसका जो एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से हो सके, कोई भी प्रॉब्लम हो ना आए, तो इसलिए एडवाइजरी कमेटी फॉर्म होती है और ये आपको एडवाइस करती है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे रेगुलेशन फॉर्म होने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये एडवाइजरी कमेटी एडवाइज इट रिगार्ड विद द एक्सटेंट विच वुमेन मे बी एम्प्लॉयड इन द ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। एवरी एडवाइजरी कमेटी शैल बी कंसिस्टेड नॉट लेस देन 10%, 10% होनी चाहिए आपका, ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, 10% नॉट लेस देन 10% होनी चाहिए। विच 1/2 शैल बी द वुमेन, जिसमें जो हाफ होंगी वो आपकी वुमेन होंगी। ये जो एडवाइजरी कमेटी होती है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय वुमेन कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द वर्क आवर, ये क्यों फॉर्म होता है, ये आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने होंगे, नेचर ऑफ वर्क, आवर ऑफ वर्क, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को आपकी डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है। इसमें आपकी जो एडवाइजरी कमेटी है वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, जितनी उसको ज़रूरत है उतनी कमेटी इसके अंदर फॉर्म हो सकती है। तो इतना ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट है इसमें, आप इसमें आप रीड कर सकते हो थ्रूली। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 102 on the minimum standard of the social security was adopted in the year, options are 1948, B 1953, C 1952, and the last option is 1950. So time starts now. सो द राइट ऑप्शन इज सी, दैट मीन्स 1952 में ये जो आपका कन्वेंशन 102 था वो आपका अडॉप्ट किया गया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द केस ऑफ परमानेंट टोटल disablement, which one of the following is the minimum compensation to be paid under the Employee Compensation Act 1923? So the options are, so options हैं आपके A 1,60,000, B 1,40,000, and C 1,20,000, D 1 लाख। सो आपका टोटल डिसेबलमेंट में कितना आपको कंपनसेट किया जाएगा एम्प्लॉय को, उसका अमाउंट क्या है, मिनिमम अमाउंट। सो द राइट ऑप्शन इज बी, दैट मीन्स 1,40,000 अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट है जो आपको एज ए एम्प्लॉय को कंपनसेट किया जाता है अगर वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाती है उसे। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, आप ये अगर एक्ट पढ़ोगे तो आपको ये मिला होगा, ये आपका अमेंडमेंट के अंदर आया था। पहले आपका आई थिंक 90,000 और 60,000 थे, उसको चेंज करके ये आपका नया अमाउंट आया है 2010 में। सो अमेंडमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट के अंदर, उसको आप ध्यान दीजिएगा। द कंपनसेशन हैज़ बीन एनहांस्ड टू 1,20,000 इन द केस ऑफ डेथ, डेथ के केस में 1,20,000 मिलता है, और 1,40,000 मिलेगा इन द केस ऑफ डिसेबलमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी अगर होती है और उसके वजह से टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, वो बंदा टोटली डिसेबल हो जाता है, तो उसे 1,40,000 मिलेगा। द टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैज़ बीन एनहांस्ड टू 5,000। वेज सीलिंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन इज 8,000।
तो ये आपके कुछ अमाउंट हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following from the part of the principle concerning the fundamental right as the ILO constitution? सो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, फंडामेंटल कन्वेंशंस आप कह सकते हो एज पर द ILO कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये आपके दिए हुए हैं। एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स एंड कंपल्सरी लेबर, सेकेंड freedom of association and the effective recognition of the right to the collective bargaining, and third is effective abolition of the child labor, and the last is prevention of the major industrial accident। ये आपके कुछ दिए हुए हैं, तो आप इसका कोड देख लीजिए कौन सा आपके प्रिंसिपल फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं ILO के। So the right option is B, that means first, second and third। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपका है वो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में आता है। अभी मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये वाला, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन यहाँ पे आपका ये वाला आ जाता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड इफेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट टू द कलेक्टिव बार्गेनिंग ये आ जाता है। फोर्स लेबर कन्वेंशन होता है, एबॉल्यूशन ऑफ द फोर्स लेबर कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, इक्वल रेम्युनरेशन कन्वेंशन और डिस्क्रिमिनेशन। ये आपके फंडामेंटल कन्वेंशन हैं ILO के जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who out of the following do not fall in the definition of unorganized worker under the Unorganized Worker Social Security Act 2008? Self employed worker, B contract worker, C home based worker and D is wage worker in unorganized sector। so कौन से आपके unorganized worker के definition में नहीं आते हैं? सो द राइट ऑप्शन इज बी, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो हैं वो आपकी डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर में नहीं आते। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। अनऑर्गेनाइज वर्कर की जो डेफिनेशन है उसमें आता है होम बेस्ड वर्कर आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर आते हैं, वेज वर्कर भी आते हैं जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, और वो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी आएंगे जो किसी भी एक्ट में, जो शेड्यूल सेकंड में आपके एक्ट हैं उसमें अगर वो नहीं है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द फ्रेज कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम कलेक्टिव बार्गेनिंग किसने लाया था? ये आपके ऑप्शंस हैं, देख लीजिए। सो द राइट ऑप्शन इज सिडनी एंड द ब्रेड्रिक वेब। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आप कलेक्टिव बार्गेनिंग IR आपने पढ़ा हुआ है इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो आपको कई बार मिलेगा कि इन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग के फादर भी कहे जाते हैं, वेब साहब। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंड द बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस? सो ऑप्शंस आर सो द राइट ऑप्शन इज जॉन डेविडसन। ये आपका, उन्होंने बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस दिया हुआ था। देख लेते हैं बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस क्या होता है। According to this theory, the fixation of the wages depend on the bargaining power of the worker and trade union of the employee and employer। तो आपका जो वेजेस है वो किस पे डिपेंड करता है कि कैसे, कितने, किस लेवल का बार्गेनिंग कर सकते हैं कौन कौन?
ट्रेड यूनियन या फिर एम्प्लॉयज़, और किससे बार्गेन करेंगे? एम्प्लॉयर से। तो उनकी बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। इन द केस एम्प्लॉयर पे स्ट्रॉन्गर रोल देन द वेज टेंड टू बी लो। अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिव इन नेचर है या फिर वो नहीं देना चाहता पैसा, तो यहाँ पे आपका बार्गेनिंग लो हो जाता है और लो रेट ऑफ एम्प्लॉयज़ को वेजेस मिलते हैं। The last question is, as per the Industrial Dispute Act 1947, the entry of or a final determination of any industrial dispute of any question related thereto by labor court and the industrial tribunal or national tribunal includes an arbitration award made under the section 10A can be termed as। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो फाइनल डिटर्मिनेशन या फिर फाइनल कंक्लूजन होता है जो आपको किसके थ्रू मिलता है, लेबर कोर्ट के या फिर इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल के थ्रू मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस आर अवॉर्ड, बाईपार्टेट सेटलमेंट या फिर जुडिशियल अग्रीमेंट या फिर कंसिलिएशन। तो द राइट ऑप्शन इज अवॉर्ड। तो उसको अवॉर्ड कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं यही दूंगी कि देखिए, जब कंसिलिएशन मिलता है, जैसे जब कंसिलिएशन, आपको पता होगा कि जब आईडी एक्ट में कंसिलिएशन होता है, कंसिलिएशन बोर्ड के पास जाते हो, जैसे बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन कहते हैं, या फिर कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाते हो, तो अगर उनसे जो भी आपको मिलती है कंक्लूजन, जो भी वो उनको आपको सजेस्ट करते हैं, तो वो आपको सेटलमेंट प्रोवाइड करते हैं। वो बाई पार्टी सेटलमेंट हो सकता है, सिर्फ सेटलमेंट हो सकता है, सिर्फ वो आपको सजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं, उस वर्ड को जो कहा जाएगा वहाँ पे सेटलमेंट होता है। बट जब यहाँ पे बात आ जाती है, आपकी कोर्ट में बात आ गई, लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल, तो ये जो प्रोवाइड करेंगे, ये जो अपना फाइनल डिटर्मिनेशन देते हैं, फाइनल अपना कंक्लूजन देते हैं, उसे हम लोग अवॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेटलमेंट कौन देता है? कंसिलिएशन ऑफिसर देगा, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन देगा। और आपको अवार्ड कौन देगा? उनके फाइनल कंक्लूजन को क्या कहा जाएगा? अवार्ड किसके फाइनल कंक्लूजन को कहा जाएगा? तो लेबर कोर्ट के, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल के जो फाइनल कंक्लूजन है उसे हम लोग कहते हैं। और जुडिशियल अग्रीमेंट आपका होता है जो आपके सिविल कोर्ट के थ्रू वो भी अग्रीमेंट करवाई गई, तो उसे जुडिशियल कहते हैं। और बाई पार्टेड सेटलमेंट वो होता है, कोई बाई पार्टेड, जैसे आपका वेज कमेटी हो गया या फिर और कोई कमिटीज़ होगी, उनके थ्रू कोई सेटलमेंट मिलता है, तो वो आपका बाई पार्टेड सेटलमेंट में आता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पिंग होगा। ये हमारा कुछ एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए मैं दे रही थी क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन करो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका बैकग्राउंड पढ़ने के लिए, तो आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीक और भी क्विज मिलते जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।